अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। और आज का लेक्चर जो होगा क्लास 10th के लिए, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, कार्बन एंड कंपाउंड्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी स्टूडेंट्स के जानिब से, तो कार्बन एंड कंपाउंड्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो आज हम बात करेंगे अबाउट कार्बन पे आज हम बात करेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड्स जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न। और बच्चों को अमूमन कंफ्यूजन रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर कराएं और ज्यादा से ज्यादा जो कंफ्यूजन है उनको दूर कराएं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप नोट कर लो, कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे ही हम इस चैप्टर का नाम लेते हैं तो माइंड में आता है कार्बन। वाई दे हैव सिलेक्टेड दिस कार्बन। उन्होंने, अगर आप देखोगे पूरे पीरियड टेबल में जो मॉडर्न हमारा पीरियड टेबल है, अगर आप देखोगे मोर देन 100 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन उन 100 या 120 जो भी एलिमेंट्स हमारे हैं उनमें से सिर्फ कार्बन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्यों हम को सिर्फ कार्बन और उसी के कंपाउंड्स स्टडी करनी है क्लास 10th में? ठीक है, जो कि हमारा एक बेसिक फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस है कि व्हाई दे हैव सिलेक्ट ओनली कार्बन। क्यों कार्बन हमें पढ़ना है, क्यों कार्बन न्यूमरस कंपाउंड्स बनाता है? ठीक है, तो एज वी नो हमारे चैप्टर का नाम ही है कार्बन, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन क्लास 10th के लेवल तक आपको मिलनी चाहिए, वी विल प्रोवाइड दैट। तो सबसे पहले ये जो कार्बन है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका सिंबल जो है इस कार्बन का, दैट इज सी। अगर आप देखो कि पीरियड टेबल में, बुक्स में, यू विल फाइंड कैपिटल सी। कार्बन को सिंबलाइज किया गया है सी से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन जो है ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट किसको बोलेंगे? जैसे पीरियड टेबल में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, अल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है। ठीक है, नियॉन है, हीलियम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। इसी तरह से कार्बन भी एक एलिमेंट है। अब इसको एलिमेंट क्यों बोलते हैं? एलिमेंट इसलिए इसको बोलते हैं, हमें पता है कि क्लास 8th क्लास 9th में जो भी आपकी बेसिक जो क्लास होती है, प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट हम बोलते हैं किसी ऐसे सब्सटेंस को, किसी ऐसे मैटर को जो बना होगा एक ही तरह के एटम्स से। क्योंकि हमें पता है कार्बन जो है ये बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना होगा। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जब कोई चीज, कोई सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल्स से, एक ही तरह के एटम्स से बनी हो, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो वी कैन से एलिमेंट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस made up of only same kind of atoms। एक ही तरह के एटम्स से जब भी कोई चीज की बनावट होती है, we call it as एलिमेंट। और कार्बन जो है ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी जो पैरामीटर्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइक मास, साइज, शेप, ठीक है, वो सब क्या होता है, एक ही जैसा होता है। तो कार्बन सिंबल क्या है इसकी, सी। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। अब हम देखेंगे ये जो कार्बन है, हमारा जो कार्बन है, इसका अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये बेसिक चीज है, आपको पता होगी, फिर भी हम इन चीजों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पूरा इस कार्बन और जो हम ये यूनिट पढ़ने वाले हैं कार्बन और इसके कंपाउंड्स, हमारा फोकस रहेगा कि आप पूरा फोकस करो, आप पूरा कंसंट्रेट करो इस यूनिट में। तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ये तो आपको पता ही होगा कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं या एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वो नंबर हम काउंट करते हैं प्रोटॉन्स का या इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जब हम बोलते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है या कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, 6, which means it has 6 protons and 6 electrons। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसके बाद ये जो कार्बन है,
इसका मास नंबर, इसका मास नंबर कितना होता है। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि इसका मास नंबर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज मास नंबर? इट इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप डिफरेंस देखो, यहां पे हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनका सम जो होगा दैट इज इक्वल टू मास नंबर। और हमें पहले से ही पता है कार्बन जो है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं 6 और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी 6 ही होते हैं, तो इसका मास नंबर कितना आएगा, 12। बहुत जो भी आपके बेसिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं फोकस या वो कैन से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो कंफ्यूजन पहले से ही दूर करना है कि एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है, मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12। तो हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की, कार्बन का सिंबल, कार्बन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर इसका क्या है, 12। ठीक है, इसके बाद अब आती है इसकी, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हमें पता चल गया, अब आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इट सिंपली मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, we can say distribution of electrons into different shells, subshells and orbitals। electrons को क्या करना है, बांटना है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बांट रहे हो शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को रहना है, लेकिन अंडर सर्टन लॉज, आपको खुद वी कैन से मनमानी जो इंसान को मर्जी होगी उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, देयर आर सर्टन रूल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो, लाइक ओहबर रूल, like Pauli's exclusion principle, like Hund's rule। These are certain rules under which we have to distribute these electrons। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और we can say arrangement of electrons into different shells, subshells and orbitals, ठीक है, under certain laws। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो आपको आता ही होगा 1s2 2s2 2p2, ये आपकी होगी पहली शेल दैट इज 1s2, और ये होगी आपकी दूसरी शेल दैट इज 2s2 एंड 2p2। क्योंकि देखो ये जो आपको ये नंबर आ रहा है ना 1, 1 मीन्स पहली शेल, ये जो 2 और 2 है ना इट मीन्स दूसरी शेल। उमूमन बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई, ये तीसरी, नहीं, ये गलत है। जब तक ये नंबर चेंज नहीं होगा, जो नंबर इस एस पी डी के पहले होगा ना वो इंडिकेट करता है शेल कौन सी है। जैसे यहाँ पे देखो 1s इट मीन्स पहली शेल, यहाँ पे है 2s मीन्स दूसरी शेल, यहाँ पे है 2p ये भी दूसरी शेल है। हाँ, ये s और p मीन्स सब शेल्स डिफरेंट है, बात समझ आ रही है। दिस 1 एंड 2 मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, जिसको हम आगे आप क्लास 11th में हायर कंसेप्ट में पढ़ोगे, इसको हम n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स और प्रिंसिपल शेल्स कितनी होती है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, और इसको हम अगर हम सिंपली लिखना चाहे बोर बरी के थ्रू, तो वी विल राइट 2, 4। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से मिलती है, दैट इज कि कार्बन जो है इसकी जो बाहरी शेल है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, चलो यहां पे हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देंगे। मानो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसको हम पॉजिटिव से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स जो होते हैं इनकी चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज विच इज कंटेन्ड बाय प्रोटॉन्स, ये जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूक्लियस एक्चुअली इसकी खुद की कोई चार्ज नहीं होती है, लेकिन इस न्यूक्लियस में इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। मानो ये पहली शेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसको मैंने प्लस से दिखाया है,
अब प्लस से क्यों दिखाया है ये तो आपको समझ आया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस की खुद की चार्ज नहीं होती है। अब ये चार्ज किसकी वजह से आ जाती है? बिकॉज इट इज प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की चार्ज नहीं होती है, तो प्रोटॉन के होने से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड बन जाता है। मानो आप ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस आवर न्यूक्लियस। बात समझ आ रही है? अब ये पहली शेल है, दिस द फर्स्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद ये क्या होगी? ये हमारा ये होगी दूसरी शेल। आई होप कि सिंपल तरीके से मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा न्यूक्लियस हो गया, कार्बन की बात हो रही है, और कार्बन में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स 6 है, और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 है। ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे कि मास नंबर कितना है, वो 12 है। प्रोटॉन्स 6 है, न्यूट्रॉन्स 6 है। न्यूट्रॉन्स की वी कैन से कोई चार्ज नहीं होती, लेकिन प्रोटॉन्स की चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव। मींस इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव यूनिट्स की वजह से ये न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन से हमें क्या पता चला कि पहली शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो किस में है? पहली शेल में। अब दूसरी शेल में क्या है? 2s2 2p2 2 प्लस ये ऊपर वाले काउंट करने होती है, 2 और 2 4, वही तो हमने नीचे दिखाया 2 एंड 4 2। ये दिस 2 मींस कि 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, और दिस 4 मींस दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दिखाएंगे दूसरी शेल में 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा हमने आपको क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया है कि दिस इज आवर न्यूक्लियस in which protons and neutrons are present, and around this nucleus there are present certain shells in which electrons are present, कैसे? कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन से हम बात कर रहे थे एक्चुअली वैलेंस शेल की। इसको क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहरी वाली शेल होती है। लेकिन कौन सी वाली? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका आउटर मोस्ट शेल डजंट मीन कि बाहरी वाली शेल, कोई भी शेल, 100वीं शेल, 150वीं शेल नहीं, वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। मैं यहाँ पे 2-4 शेल्स और बनाऊंगा, फिर बोलूंगा ये आउटर मोस्ट शेल है। नहीं, आउटर मोस्ट शेल तब इसको माना जाएगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारी आउटर मोस्ट शेल इस टाइम कौन सी है? दूसरी वाली, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। चलो, यानी हमें ये पता चल गया कि वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में जो कार्बन है इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चलती है, आई होप कि ये चीज आपने नोट की हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्बन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आपने ऑक्टेट रूल का नाम सुना होगा। ऑक्टेट रूल क्या है? ये ऑक्टेट रूल क्या है? इसका मतलब ऑक्टेट रूल का कहना है कि एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियड टेबल में, जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और उनकी ये चाहत होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और वो केमिकली स्टेबल हो जाए। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी these atoms combine with each other chemically in order to gain electrons to complete their outermost shell by 8 electrons, except few elements, कुछ elements को छोड़ के, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इनको छोड़ के बाकी सारे elements जो होते हैं, नोबल गैसेस जो होते हैं, वो रेफरेंस होते हैं। नोबल गैसेस जो अगर आप देखोगे हम बोलते हैं कि वो इनर्ट होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपका वी कैन से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन हो गया। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी एलिमेंट जो भी पीरियड टेबल में है उनकी भी यही चाहत होती है, उनकी भी ये अर्जनेस होती है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अभी हम बात कर रहे थे कार्बन की विद एटॉमिक नंबर 6। तो इसके बाहरी शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितनों की जरूरत हो रहा है? और 4 की जरूरत होती है। ठीक है, तो तभी हम कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी है दैट इज ऑलवेज 4। तभी अगर आप बुक्स देखोगे वहां पे लिखा होता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ carbon. What does this tetravalency of carbon mean? It means tetra means 4, valency means number of electrons in the outermost shell, और वो कितने? वो 4 है।
ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये कार्बन जो है इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। कैन वी से ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलो एक और छोटी सी चीज यहाँ पे मे बी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि हमने कहा कि कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है मोस्टली क्या अगर आप देखिए कार्बन जो होता है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इट फॉर्म्स न्यूमरस और इनफाइनाइट कंपाउंड्स। आपने बहुत बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कार्बन जो होता है ये इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। व्हाई दिस कार्बन इज वर्सटाइल, व्हाई इट शोज दिस इनफाइनाइट कैरेक्टर, क्यों कार्बन ढेर सारे कंपाउंड्स बनाता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स? इसके बहुत सारे रीजंस है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स न्यूमरस और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मैं कुछ रीजंस यहां पे मेंशन करूंगा। सबसे पहला जो रीजन है दैट इज नोन एज टेट्रा कोवलेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स इन ये जो मैं चीजें यहां पे बताने वाला हूं इनको नोट करते जाओ। टेट्रा कोवलेंसी ये एक रीजन है जिससे ये एक्सप्लेन होता है कि कार्बन न्यूमरस कंपाउंड क्यों बना। ठीक है, ये कार्बन जो है नॉन मेटल, आपको याद रखना है नॉन मेटल है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखोगे यू विल गेट 1s2 2s2 2p2। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? p सबशेल में। और जब भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है उसी के हिसाब से हम उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक में रखते हैं। तो आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? p सबशेल में। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाएगा वी कैन से ये किस में आएगा? p ब्लॉक एलिमेंट में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यानी जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में जाएगा उनको s ब्लॉक बोलते हैं। इसी तरह से जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? p सबशेल में, उनको क्या बोलते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपको ये भी पता है कि p ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली बना होता है नॉन मेटल्स का। नियर अबाउट अगर आप देखोगे 80% 80 to 85% अगर आप देखोगे p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक जो होता है उसमें 85% क्या है? वो नॉन मेटल्स है। और उसमें कुछ फिर मेटल्स है और मेटलॉइड्स हो गए। मेटलॉइड्स मींस वी कैन से द एलिमेंट्स वी शो बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है ये नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल जो है ये न्यूमरस और इनफिनिट कंपाउंड क्यों बनाता है? सबसे पहला रीजन क्या है? टेट्रा कोवलेंसी। दूसरा रीजन जो इसका है, ठीक है, दैट इज कैटिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। कैटिनेशन भी एक रीजन है जिससे ये एक्सप्लेन होता है कि कार्बन न्यूमरस कंपाउंड क्यों बनाता है। एक और वी कैन से रीजन है दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक और कॉन्सेप्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कार्बन न्यूमरस कंपाउंड क्यों बनाता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट इज आइसोमेरिज्म। दैट इज आइसोमेरिज्म। इन चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक एक साथ करेंगे इनको डिस्कस कि टेट्राकोवलेंसी क्या होती है, कैटिनेशन क्या होती है, पॉलीमराइजेशन क्या होती है और आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या एक्सप्लेन करती है? कार्बन का वर्सटाइल नेचर, कार्बन का इनफाइनाइट कैरेक्टर, कार्बन के ये न्यूमरस कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले वाली कॉन्सेप्ट की दैट इज टेट्राकोवलेंसी। दैट इज टेट्राकोवलेंसी। व्हाट डज दिस टेट्राकोवलेंसी मीन? अगर आप देखोगे टेट्रा मीन्स 4, हियर टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4 एंड कोवलेंसी का यहां पे मतलब ये है कि कार्बन जो है ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ये कोवलेंट, मैं आपको नटशेल में बोल रहा हूं कि टेट्राकोवलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी 4 है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। इसको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8। तो 8 लाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना है कहीं से। तो कार्बन जो है ये हमेशा कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। चलो एक डिस्कशन कर लेते हैं कि कार्बन जो है, ये कार्बन जो है इसकी बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और 4 चाहिए। क्या इसके पास ऑप्शन ये नहीं है कि कार्बन 2 4
क्या ये कार्बन एक काम नहीं कर सकता है? ये कार्बन जो है क्या इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है? ये भी तो एक ऑप्शन है ना इसके पास, चॉइस है ना इसके पास कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? कार्बन जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है? व्हाई कार्बन इन्वॉल्व ओनली इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन? ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेरे पास ये दो एटम्स है, ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये एक समझौता कर लेते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा, फिर दोनों शेयर करने के बाद क्या करें, सॉरी कंट्रीब्यूट करने के बाद क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग, जितना एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा उतना दूसरा भी देगा, फिर ये एक साथ क्या करते हैं, 1 बाय 1 को शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। और इसी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो बात यहां पे ये है कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट म्यूचुअल शेयरिंग की क्यों दिखाता है? क्या ये इस वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन उनको लूज नहीं कर सकता है? या एक और चीज है कि कार्बन जो है या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है ना, इसको 8 आ जाएंगे। जरूरी क्या है इसको म्यूचुअल शेयरिंग करने की? आपको बात समझ आ रही है? कार्बन के बाहरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमेशा म्यूचुअल शेयर क्यों करता है? ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, या ये और 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लाके अपनी 8 कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सिर्फ ये म्यूचुअल शेयरिंग पे क्यों टिका रहता है, इसका रीजन मैं दूंगा कि कार्बन जो है why it can't lose electrons, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों नहीं कर सकता? ये जो इसकी बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लूज कर सकता है? बोलेगा कि हाँ टेंशन ही खत्म होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही कर देता हूं। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि एक एटम को अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, उसके लिए उसको एनर्जी लूज करनी होती है, यानी उसको एनर्जी खर्चानी पड़ती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो उसको एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एनर्जी डबल लगेगी, तीसरा लगाना है, इतनी एनर्जी इसके पास होती नहीं, क्योंकि कार्बन जो है एटॉमिक नंबर का 6 है, छोटा एलिमेंट है, छोटा ये एटम होता है, इसकी ये औकात ही नहीं होती है, इसके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके। बात समझ आ रही है? आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है कि कार्बन जो है इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लूज करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए? ये तो हीलियम जैसा बन जाएगा। आपका जवाब होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए एनर्जी लगती है। कार्बन इतना छोटा एटम है, एलिमेंट है, इसके पास इतनी टेंडेंसी होती ही नहीं है, इसके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते। तो पहली बात खत्म होगी लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा क्योंकि इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है। दूसरी बात, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर सकता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर सकता है, उसका भी रीजन है। मैंने अभी बोला आपको कि ये जो कार्बन है इसका इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने? 6 मींस इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? इसमें 6, यानी इसमें 6 नेगेटिव चार्ज। तभी तो कार्बन न्यूट्रल है, जितनी पॉजिटिव चार्ज उतनी नेगेटिव चार्ज। अब मानो आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, इसके पास 6 प्रोटॉन्स है, ठीक, मानो आप इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स भी है, अब स्टेबल है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लाए। आप अभी कह रहे थे कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो मानो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से कहीं पे लाए, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लाए। प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही रहेंगे ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले 6 थे, 4 बाहर से लाए, 4 बाहर से लाए, तो 6 + 4 कितने हो गए? 10। अब तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से किसी भी सूरत में कुछ भी करके, झगड़ा करके, कुछ भी करके, मेहनत करके इसने 4 इलेक्ट्रॉन लाए। अब इसके पास 6 नहीं है, 6 तो पहले से ही थी, 4 और आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन, पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, मामला फिट था, ठीक है। ये 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने 4 एडिशनल इलेक्ट्रॉन लाए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज 6 ही है, तो ये 6 प्रोटॉन जो होते हैं ये इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते, पूरा बैलेंस नहीं बनता है, जिसकी वजह से ये कार्बन को अनस्टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी दिस कार्बन कैन नॉट एड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको बात समझ आई होगी कि कार्बन जो होता है व्हाइट ऑलवेज शो टेट्रा कोवलेंसी,
टेट्रा मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है और हमेशा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करता है 4 एटम्स के साथ। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, अपनी इस ऑक्टेट को, अपनी इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। तो पहला जो रीजन हमने डिस्कस किया कि व्हाई कार्बन शोज वर्सटाइल और वी कैन से द इनफाइनाइट कंपाउंड फॉर्मेशन एबिलिटी, तो उसका पहला रीजन क्या है? टेट्रा कोवलेंसी। आई होप कि आज का लेक्चर हमने ब्रीफली इसको यहाँ पे डिस्कस किया कार्बन के ऊपर, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें बात होगी कैटेनेशन पे, पॉलीमराइजेशन पे, आइसोमेरिज्म पे, और भी जो भी चीजें इस कार्बन के साथ रिलेटेड होगी इंशाल्लाह उनको वन बाय वन सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।